हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर। कौन सा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इस अब तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, जो कि हम एक पॉइंट मास कंसीडर करते थे जिसका अपना कोई साइज नहीं होता था। आज जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं उनका कुछ फाइनाइट साइज होता है जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे हम मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसको हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। तो रिजिड बॉडी किसका क्या होती है? जिसका अपना कुछ डेफिनेट साइज एंड शेप होती है, ठीक है। इसके अपने कुछ डेफिनेट साइज एंड शेप होती हो और इसका जो होल मास है वो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसीडर करता है या कंसंट्रेट करता हो, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे और रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। तो इस और रोटेशनल, हमारे पास रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज हम इसके स्टार्टिंग में हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास पार्टिकल क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकल क्या है। पार्टिकल क्या है कि ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट whose mass is finite and which size and internal structure is neglected। जिसका क्या है, हम केवल मास कंसीडर करते हैं, वो मास भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। whose mass is finite, ठीक है। जिसका मास क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। और जो साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, कंसिडर एज नेग्लेक्ट। इसके साइज को, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल होता है। तो इस पार्टिकल से हमारे पास क्या बनता है, सिस्टम। इस पार्टिकल से हमारे पास क्या बनता है, सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम क्या है, ए सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्या है, ए सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर, ठीक है। क्या है, the collection of large number of particles जो इंटरेक्ट करते हैं एक, ठीक है, म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ए बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज, किसी भी एक पर्टिकुलर या फाइनाइट साइज की जो हमारे पास बॉडी है, कैन बी रिगार्डेड एज ए सिस्टम। उस बॉडी को हम क्या करेंगे, सिस्टम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम है। उसके बाद होता है हमारे पास क्या, अब सिस्टम के अंदर हमारे पास पार्टिकल है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस। क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्सेस हमारे पास क्या होता है, द म्यूचुअल फोर्स
exerted by a particle of a system one another. ठीक है, तो क्या होता है म्यूचुअल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल तो वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इंटरनल म्यूचुअल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल, इसको हम क्या बोले, जो म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल फोर्स है ऑफ ए पार्टिकल एक्सर्टेड ऑन ए ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स, जो हमारे पास सिस्टम होता है उसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उस नंबर ऑफ पार्टिकल के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो ये जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल, हमारे पास क्या है, इंटरनल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ए बॉडी टू या होल्डिंग ए ऑल पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल्स को इकट्ठा होल्ड करता है, और जो हमारे पास क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को या सिंगल रिजिड बॉडी का फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो द फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द पार्टिकल एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल फोर्स है। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, दोज फोर्सेस या आउटसाइड, दोज आउटसाइड फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एन एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, क्या होंगे, द आउटसाइड फोर्सेस ऑन a body by an external agency। किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा हमारी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किए जाते हैं वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहलाते हैं। और इन फोर्सेस क्या क्या करते हैं, दैट फोर्सेस चेंज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, ये तो हमारे पास था किसी सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म था। हमारे पास पार्टिकल होता है, सिस्टम होता है, इंटरनल फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं। तो अब होता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई बॉडी, ठीक है, बॉडी है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी, ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, ये बॉडी हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से बन के बनी हुई है, तो इसकी हमारे पास क्या होगा, तो इस पार्टिकल की जो ये पार्टिकल है, ठीक है, इन जो पार्टिकल का जो मास है, ठीक है, इन पार्टिकल का जो भी मास है, ठीक है, वो मास हमारे पास क्या है, एक वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, सभी ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हो, और जिसकी वजह से हमारे पास जो भी हम मोशन है या फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, सभी पार्टिकल के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उस पॉइंट। तो हम क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज पॉइंट। ठीक है, क्या है ये हमारे पास क्या है, इट इज ए
पॉइंट, ठीक है, क्या है, इट इज ए पॉइंट वेयर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, वेयर, ये पॉइंट है वेयर द मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हमारे पास क्या है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हमारे पास क्या है, वो पॉइंट जहां पे हमारे पास इस पूरी बॉडी का जो मास जो है वो उसके ऊपर कंसंट्रेट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ, इन अदर वर्ड्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट विच मूव इन सेम वे, ठीक है, वो हमारे पास क्या सेम वे के अंदर मूव करता है, ठीक है, इन विच ए सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्टेड बाय द सेम सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज कोज ऑफ मोशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हैमर है, क्या है, ये हमारे पास क्या है, हैमर है, हमारे पास क्या है, हैमर, कंसिडर ए हैमर, तो इट्स सेंटर ऑफ मास इज दैट, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास, जिसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इफ ए सिंगल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जो हमारे पास सिंगल फोर्स है जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ द फोर्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, कोई भी सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या है, इसके ऊपर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो इसको ये इधर को फोर्स मूव कर रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी, ये लाइन ऑफ एक्शन है जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, इससे होके पास होती है, ये इससे होके पास हो रही है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इफ द line of action of the force passes through the center of mass, the body will have only linear acceleration। तो जब ये हमारे पास जो फोर्स का जो की एक्शन ऑफ लाइन है वो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो इस बॉडी के पास क्या होगी, ओनली लीनियर एक्सेलरेशन, इसके पास क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, नो एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है हैमर का, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये ऐसे लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो इसकी मोशन क्या हो जाएगी, तो ये यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इधर मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये इसकी जो मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, जिसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, इसकी ट्रांसलेशनल मोशन होगी, ठीक है, जिसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, ठीक है, और यदि हमारे पास, ठीक है, ये हैमर जैसे ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ हमारे पास क्या है, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे पास ये तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स हमारे पास मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये जो फोर्स है ये फोर्स यहाँ पे होता है, तो अब ये फोर्स है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पास होकर नहीं जाती ना, जैसे पास हो रही है, तो तब उस केस में हमारे पास क्या होता है, इसकी जो मोशन होती वो हमारे पास क्या होती है, रोटेशनल मोशन, क्या, तो जो ये पॉइंट ऑफ मास है इसको एज ए एक्सिस कंसीडर करता है, ठीक है, एज ए एक्सिस कंसीडर करके इस पॉइंट ऑफ मास के ऊपर ये क्या करता, रोटेट, ठीक है, कैसे, ये ऐसे है, तो
हमारे पॉइंट है, ये ऐसे होता, ये हमारे पास सिंगल एक्सिस पे। इसी तरह हमारे पास इसकी जो और मोशन होती, तो इसलिए इसी तरह ये हमारे पास क्या करता, रोटेट करता, ऐसे रोटेट करता, ये हमारे पास इसे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये ऐसे मूव करता, ठीक है। ये इसके पास हमारे पास क्या होगी, रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और उसके एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो फोर्स एक्शन करता है, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स जो होती है, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या मोशन होती है। अब हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी हमने काफ़ी टाइम से हम ग्रेविटी कर रहे हैं, तो उस ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास हम पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। और वो जो पॉइंट है वो क्या करता है, डिस्क्राइबिंग द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहता है, डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ बॉडी। तो अब हमारे पास क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट एट विच रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एक्ट। जैसे हमारे पास ये बॉडी हमने कंसिडर की थी, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल थे, ठीक है, इस बॉडी के अंदर हमारे पास जितने भी पार्टिकल थे, उन सभी पार्टिकल्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर कंसंट्रेटेड दैट पॉइंट। और जिस पॉइंट के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक पॉइंट वो वेट में बी अज्यूम एज ए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिस कोई भी बॉडी है उसका जो वेट जो है जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि अर्थ जो है हमारे पास वो एक स्मॉल बॉडी के रूप में हम कंसीडर, जैसे ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ को हम एक स्मॉल बॉडी कंसीडर कर लेते हैं विच है द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे आओ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, हमारे पास माउंट एवरेस्ट, ये हमारे पास क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माउंट एवरेस्ट है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो इसमें सेंटर ऑफ मास हमारे पास मान लिया यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो इसके नीचे होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है वो क्या है, डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। हमारे पास जो ग्रेविटी है वो अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करती है, इसलिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और ये जो इसके थोड़ी सी नीचे हमारे पास क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। Mass of two system,
हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर ओ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओ इज सेंटर ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, ओ उस कोऑर्डिनेट का हमारे पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हुज मास इज m1 एंड m2। तो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट का एक सिस्टम है जिसका मास, एक पार्टिकल का मास जो है m1 है, दूसरे पार्टिकल का जो मास है वो m2 मास। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पार्टिकल है, बोथ पार्टिकल लाई एट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। दोनों पार्टिकल जो हमारे पास क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 पार्टिकल। ठीक है, एंड ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल m2। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, लेट सी इज द पोजीशन या, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके अंदर हमारे पास जो सी, ये जो पोजीशन है, ये हमारे पास क्या है, ये जो पोजीशन है हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो सी है ये हमारे पास कहाँ पे लाई करेगी, विच इज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी। जो हमारे पास कहाँ पे लाई करेगी, विच इज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी की लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर लाई करेगी। एंड आर इज द, कैपिटल आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो आर हमारे पास जो है, कैपिटल आर जो है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सी का हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब हमें क्या करना है, हमने आर को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, आर को कैलकुलेट करना है। तो आर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, v1 एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल m1 एंड m2। तो उसके लिए हमारे पास जो पार्टिकल है m1 एंड m2, उसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं v1 एंड v2। तो v1 हमारे पास क्या होती है, v1 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड v2 इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, v1 एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m1 एंड m2 एट एनी इंस्टेंट t। ये है। तो अब हमारे पास ये जो पार्टिकल m1 है, तो F1 इज द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, F1 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल m1 एंड F2 इज द फोर्स अप्लाइड टू पार्टिकल m2। m1 और F2 के ऊपर F1 एक्सटर्नल फोर्स है जो m1 पार्टिकल के अप्लाई करा है, F2 जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है ये हमारे पास m2 पार्टिकल के ऊपर अप्लाई है। ठीक है, ठीक है, ये है। तो अब हमारे पास क्या है, F1, अब ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो हमने अप्लाई कर दिया, F1 एंड F2। तो अब इनके ऊपर इंटरनल फोर्स भी होगा। इंटरनल फोर्स जो होगा वो हमारे पास क्या है, F1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर F1 2। ठीक है, F1 2 इंटरनल फोर्स। ठीक है, F1 2 हमारे पास क्या है, इंटरनल फोर्स है, फोर्स ऑन पार्टिकल m2 ना पार्टिकल m1 बाई m2। तो F2 फोर्स जो है वो हमारे पास इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल m2 बाई m1। ये फोर्सेज है। अब हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ की बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल।
अब न्यूटन्स लॉ की हम बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, dp अपॉन dt। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अब उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या है, ये मान लिया अब हमारे पास टोटल फोर्स है, टोटल एक्शनल फोर्स है, ठीक है, प्लस कैपिटल एफ हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, एक्शनल फोर्स प्लस इंटरनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकल वन और m2 की बात करते हैं। तो 1 और 2 में हमारे पास क्या है, इसका वन पार्टिकल का हमारे पास मोमेंटम क्या है, इक्वल टू m1 v1, ये हो जाएगा। सेकंड पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम m2 v2, ये है हमारे पास। अब इस चीज को हम यहाँ पे इस न्यूटन्स लॉ की अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, dp 1 अपॉन dt इक्वल टू, अब फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, एक तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स कौन सा है, ये है इंटरनल फोर्स F1। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड पार्टिकल की, तो उसके ऊपर जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है उसका, ये इसका इंटरनल फोर्स, ये ठीक है। अब हमारे पास लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ये है, इस लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d अपॉन dt m1 v1 इक्वल टू अपवर्ड प्लस अपवर्ड और d m2 v2 इक्वल टू अप टू प्लस अप टू, ये हो जाएगा दोनों इक्वेशन से हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इसको ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d अपॉन dt m1 v1 प्लस d अपॉन dt m2 v2 इक्वल टू f1 प्लस ये हमारे पास क्या है, कैपिटल F1, ठीक है, प्लस F12 प्लस F2 प्लस F2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरनल फोर्स जो है F12 इक्वल टू, हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास इंटरनल जो फोर्स है किसी दो पार्टिकल के बीच में, जो पेयर ऑफ पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटरनल फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो ये दोनों फोर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dt, इसी कॉमन ले लेते हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू f1 प्लस f2। ये हमारे पास क्या है, F1 एंड F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स, इसको एक्सटर्नल फोर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 इक्वल टू, इसको हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दें। और ये हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था, v को हमने क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये था। तो ये हमारे पास हम इसको क्या लिख दें, d अपॉन dt इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt इक्वल टू, अब ये है हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, अब इसमें से हम d, एक d ये है, दूसरा d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, इसे कॉमन ले लेते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या हो जाएगा, d स्क्वायर अपॉन dt इंटू m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम m1 प्लस m2 से
इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और m1 और m2 को हम क्या कर देते हैं, इसको इसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई m1 एंड m2 इंटू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये हमारे पास क्या है, टोटल मास, ये हमारे पास क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब इससे हम निकालते हैं तो हम कहते हैं व्हेन होल मास ऑफ द सिस्टम कंसंट्रेटेड एट एनी पॉइंट या एट पॉइंट सी, हमारे पास क्या है कि हमारे पास होल जो मास है किसी सिस्टम का, वो मास हमारे पास क्या है, पॉइंट सी के ऊपर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो सी के ऊपर हमारे पास कंसंट्रेटेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, आर है। तो ये हमारे पास क्या है, आर, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, आर लिख सकते हैं, आर, और उसका मास क्या है, m1 प्लस m2, टोटल मास हमारे पास m1 और m2, वो हमने बाहर ले दिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि हमारे पास जो होल मास ऑफ बॉडी है कंसंट्रेटेड एट पॉइंट सी, सी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है, और आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो m1 प्लस m2, ये हमारे पास क्या, होल मास ऑफ दैट बॉडी डी टू स्केल, और ये r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर द होल मास इज कंसंट्रेटेड। ये हमारे पास हुआ, ये रिलेशन हमारे पास ये हो गया। अब इससे हमारे पास जो r है वो क्या आएगा, r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, r की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r। ठीक है, ये है। अब इसमें पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो आर के ऊपर हम वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं, आर के ऊपर वेक्टर लेके चलते हैं, ये पोजीशन वेक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, ये हम वेक्टर की बात करते हैं तो आर के ऊपर हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लगाते हैं। ठीक है, ये तो जहां पे भी हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी हमारे पास है क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, जहां पर भी हम हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं, वेक्टर सिंबल यूज करके चलते। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू आर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, ये है हमारे पास, और एक ये हमारे पास आर। ठीक है, ये जो है इस, अब जो हम इससे हम पोजीशन जो वेक्टर है उसको हम सेंटर ऑफ मास, उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द पोजीशन वेक्टर of center of mass of two particle system is such that the product of total mass, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर आर है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास जो बॉडी है उसका जो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल जो है हमारे पास आर। ठीक है, तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास of a particle system is such that the product of total mass of the system and position vector of center of mass, product of the center of mass of the system and position vector of the center of mass, ठीक है, is equal to the sum of the product of masses of their two particle and the respective position वेक्टर। ये हमारे पास इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास, इसको हम ये ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। अब ये हमने डिटरमाइन किया है, इससे हम इसको क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि द जो हमारे पास ये डेरिवेशन है, द एबी जो डेरिवेशन है, शो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसको दर्शाता है,
उसमें क्या दर्शाता है, मोशन ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब एज द अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ओनली। जो हमारे पास जो पार्टिकल है या किसी सिस्टम की जो मोशन होती है वो केवल एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही होती है, ठीक है। तो जो इंटरनल फोर्स होता है बिटवीन दैट पार्टिकल, ठीक है, फॉर्मिंग द सिस्टम कैंसिल इन द पेयर। जो हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा जो इंटरनल फोर्स फॉर्म किया जाता है वो फोर्स हमारे पास क्या है, पेयर के रूप में कैंसिल आउट हो जाता है। और जो मोशन होती है वो टोटली किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है। जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, दैट इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ टू मास m1 एंड m2। क्या है, मोशन ऑफ टू मास m1 एंड m2 सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट। दोनों का जो मास है वो किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करता है, ठीक है। कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास, जिसको हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो वी कैलकुलेट दैट फ्रॉम दैट इक्वेशन द मोशन ऑफ सिस्टम कैन बी स्टडी आइदर बाय अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम और बाय अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, जिस ये इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, तो यदि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो अप्लाई किया, यदि इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया है उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो उससे भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है ये, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बताती है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास किसकी है, पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर एज द टेकन एज द वेटेड एवरेज, ठीक है। हम जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको हम कैसे क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर एज द वेटेड एवरेज ऑफ द सेंटर ऑफ, ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ द मास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। द वेट इज अटैच्ड विद बीइंग m1 एंड m2 एट द पोजीशन वेक्टर r1 एंड r। जो हमारे पास m1 एंड m2 जो वेट है वो हमारे पास किसके साथ अटैच्ड है, r1 एंड r2 पोजीशन वेक्टर के साथ अटैच्ड, ठीक है। ये हमारे पास, अब आगे हम इसको कंसीडर करते हैं, आगे हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो r है, ठीक है, r हमारे पास क्या हो, 0, ठीक है। ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, वो 0, ठीक है। r हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 इक्वल टू, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास m1 r1, ठीक है, इक्वल टू, तो इनका हमारे पास क्या था, सम था, इसका हमारे पास क्या है, सम है। तो इस सम को हम क्या करते हैं, पूरे को ये इक्वल टू 0, ठीक है, पूरा सम भी हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, m1 r1 इक्वल टू माइनस m2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास r इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास, तो इससे हमारे पास r2 हमारे पास क्या हो जाएगा, r2 हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस m1 r1 अपॉन m, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि r1 नेगेटिव है तो r2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या सब करता है, द मास ऑफ m1, ठीक है, जो m1 का जो मास है लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास,
तो m1 जो मास है हमारे पास, जो सेंटर ऑफ मास है उसके लेफ्ट साइड में होगा, और जो r2 का जो मास है वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड में होगा। तो हेंस सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल लाई ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल या दिस पार्टिकल। जितने पार्टिकल उसको स्ट्रेट लाइन से जैसे ज्वाइन करते हैं तो उस जो लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर हमारे पास क्या सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल लाइंस ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। जो पार्टिकल उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन के ऊपर ही हमारे पास सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यदि हमारे पास m1 जो एक पार्टिकल है उसका मास जो है ग्रेटर देन m2, यदि हमारे पास किसी एक पार्टिकल का मास m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है, तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है r1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है r1 लेस देन। यदि हमारे पास एक बॉडी का मास जाता है तो उस बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा टू अनदर बॉडी। तो इसे हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज क्लोजर टू द हैवियर बॉडी या हैवियर पार्टिकल। बॉडी नहीं कह सकते, इसे हम पार्टिकल कहेंगे। यदि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास यदि हमारे पास ये केस है किसी एक पार्टिकल का, जो टू पार्टिकल सिस्टम है उस पार्टिकल में किसी एक पार्टिकल जो है उसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास उस सिस्टम का वो क्या होगा, ये जो हैवी पार्टिकल है जैसे m1 हैवी है तो इसके नज़दीक हमारे पास सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। यदि हम बात करते हैं टू पार्टिकल सिस्टम जिसका मास क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टू पार्टिकल सिस्टम है उन दोनों का जो मास है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, ठीक है, दोनों का मास जो है वो इक्वल टू m है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन है, तो m1 m इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू m कॉमन हो जाएगा r1 प्लस r2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2m इंटू r, तो r1 प्लस r2 और से कैंसिल, 2 यहाँ बचा, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम इससे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी ऑफ द इक्वल मासेस लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दैम। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है ऑफ टू इक्वल मासेस सिस्टम या इक्वल मासेस ऑफ पार्टिकल, जो हमारे पास दो पार्टिकल है जिसका मास क्या है, इक्वल है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। जो पार्टिकल है उनके बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। तो हम अनपार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो अनपार्टिकल सिस्टम में हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अनपार्टिकल सिस्टम। तो अनपार्टिकल सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है उनके जो रिजल्ट आए हैं उसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये तो हमारे पास क्या है, m1 मास का है, r1 हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह m2 मास जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, i क्या है, अनंत पार्टिकल है। क्या है हमारे पास, अनंत पार्टिकल है। अनंत पार्टिकल है हमारे पास, मान लिया इसी को हम अनंत पार्टिकल मान लेते हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ri पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ri इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ri हमारे पास क्या हो जाएगा, ri इज द पोजीशन वेक्टर अनंत पार्टिकल। ठीक है, जो अन पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है r। ठीक है, ri हमारे पास अन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मास क्या होगा, mi इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास ऑफ अनंत पार्टिकल। ठीक है, अनंत पार्टिकल है उसका ri पोजीशन वेक्टर है और
आई उसका क्या है, मास। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या हो जाएगा, वही यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अनथ पार्टिकल। आर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अनथ पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो अनथ पार्टिकल सिस्टम है, तो हमारे पास आर ये है पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर का है, तो इसको हम अनथ पार्टिकल के लिखेंगे, अनथ पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, m1 सो ऑन, तो m i r i अपॉन m1 प्लस m2 m3 सो m i, ये हो जाएगा हमारे पास। ये है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, कैपिटल आर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अनथ सिस्टम, अनथ पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n m i r i अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n m i, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इन सभी पार्टिकल का क्या है, समेशन है। तो ये जो हमारे पास है m1 m2 प्लस mi, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का क्या है हमारे पास, बॉडी या सिस्टम ऑफ अन पार्टिकल, m1 प्लस m2 प्लस mi, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सिस्टम ऑफ अन पार्टिकल। अन पार्टिकल की जो हमारे पास सिस्टम है उस पार्टिकल का हमारे पास क्या है, मास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू समेशन ऑफ आई टू 1 आई इक्वल टू 1 to n m i r i अपॉन कैपिटल m। कैपिटल m हमारे क्या, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ अन। तो हमारे पास क्या है, तो हम हमारे पास क्या है, ये सम ऑफ द रिजिड। ठीक है, हमारे पास क्या, सम ऑफ द राइट, ये जो हमारे पास राइट हैंड में जो सम है, सम ऑफ द राइट हैंड साइड इज द वेक्टर सम। ये जो हमारे पास क्या है, वेक्टर सम है। ठीक है, तो वेक्टर सम है, ये राइट हैंड में हमारे पास जो वेक्टर सम है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे, तो एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अनपार्टिकल सिस्टम है तो एक्स आई ले लेंगे, वाई आई ले लेंगे, जेड आई ले लेंगे। ठीक है, अनपार्टिकल सिस्टम है तो एक्स आई वाई आई एंड जेड आई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अनथ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास अनथ पार्टिकल लोकेटेड है, तो उन पार्टिकल्स के हमारे पास एक्स वाई और जेड आई जो है उसके क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो उनके कोऑर्डिनेट हैं, मान लिया ये हमारे पास है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये पार्टिकल ऐसी की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी वाई आई, ये इसका एक्स आई, ये जेड आई, ये इस पार्टिकल के क्या है, कोऑर्डिनेट है, एक्स आई वाई आई जेड। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं, तो इसका पोजीशन हम निकालेंगे, तो इसकी पोजीशन हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो आर आई इसकी क्या है, पोजीशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई आई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड आई के यूनिट वेक्टर, ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास अनंत पार्टिकल है, अनंत पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आई है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह यदि हम इसकी बात करते हैं, इसकी तो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, ये कैपिटल एक्स वाई और जेड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आई वाई और जेड है, तो इसको कल से इसके फॉर्म में निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स पोजीशन एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर।
ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें निकालना है एक्स वाई और जेड निकालना है। एक्स वाई और जेड निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, ये है, ये है हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/m टोटल मास है, इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, इनका क्या है, समेशन की बात की है, तो आई इज इक्वल टू 1 to n है, तो i, और आगे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस की बात की है तो एक्स आई। ठीक है, अब इसके भी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वाई की बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/m i इज इक्वल टू 1 to n इंटू mi y है। इसी तरह हम बात करते हैं जेड की, 1/m i 1 इक्वल टू m i जेड y। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके रिस्पेक्टिवली कोड। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज इज द सो लार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास यदि नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द समेशन ओवर इंडिविजुअली पार्टिकल ऑफ दीज इक्वेशन। अब जो इंडिविजुअल पार्टिकल है इस इक्वेशन की फॉर्म में, उस इंडिविजुअल पार्टिकल का जो सम करना बहुत कठिन हो जाता है, इम्पॉसिबल सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज द स्पेसिंग ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल, तो हम उस पार्टिकल का जो स्पेस है उसको क्या कर लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं। स्मॉल लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा, वी कैन ट्रीट ए बॉडी एज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में हम बॉडी को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किसका, मास का। ठीक है, तो लेट अस सब डिवाइडेड द बॉडी इनटू n subs, ठीक है, या n स्मॉल एलिमेंट ऑफ मासेस m1 m डेल्टा m1 डेल्टा m2। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बॉडी है, तो उस बॉडीज को हम क्या करते हैं, अलग से फिर फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं किसके अंदर, सब मासेस। ठीक है, किसके अंदर, जैसे डेल्टा m1 डेल्टा m2 डेल्टा m3 एंड सो। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मासेस के हैं उसके अंदर हम इसको फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, तो इफ द ith एलिमेंट ऑफ मास, तो इसका जो ith एलिमेंट होगा, मान लिया ये हमारे पास क्या है, डेल्टा mi, ये इसका क्या है, ith एलिमेंट है। ठीक है, ith एलिमेंट ऑफ मास इज लोकेटेड अबाउट द पॉइंट, ये जो ith एलिमेंट है ये किस पॉइंट के ऊपर लोकेट करते हैं, xi yi और zi के ऊपर लोकेट करता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ बताया था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तो इसके कोऑर्डिनेट ऑफ मास हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ मास हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ हम बता देते हैं। ठीक है, क्या होंगे, तो x बराबर 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ही है, तो डेल्टा mi इंटू xi। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास y के लिए हो जाएगा 1/m i इक्वल टू 1 n डेल्टा mi y। इसी तरह z के लिए हो जाएगा 1/m i इक्वल टू 1 डेल्टा mi z। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने क्या किया कि हमारे पास क्या है, कोई बहुत बड़ा लार्ज एक जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, तो जिसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के अंदर करने के बाद उससे हम ये निकाल, ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे, ठीक है, इतना निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा mi ri आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ri की जगह हम एक ही को लेके चलते हैं, हमें xi जो आए हैं,
तो इसकी जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट जो हमारे पास टर्म है, इसके साथ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट का ले लेते हैं वाई आई इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम। इसी तरह नेक्स्ट ले लेते हैं वाई आई इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम। इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, y इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm, z इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसका लिख दिया। तो हमने बात की है पोजीशन वेक्टर की। ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास था, ये हमारे पास क्या था, इसके जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर था आर हमारे पास किसके बराबर था। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड जे यूनिट वेक्टर, इसके बराबर था हमारे पास। ठीक है, तो इसके बराबर था। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, वाई की निकाल ली, जेड की निकाल ली, इससे तो ये हम यहां पुट कर दें। तो आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, अब हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो 1/, हम कॉमन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो आर था, आर हमारे पास क्या था, एक्स आई वाई आई सॉरी एक्स आई यूनिट वेक्टर, जे आई ना वाई आई जे यूनिट वेक्टर प्लस आर आई जो था हमारे पास, और जेड आई हमारे पास क्या था, के यूनिट वेक्टर, इसके ये था हमारे पास, ये था। तो अब हम क्या है, यही से हमारे पास एक्स वाई और जेड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बाकी क्या लिख सकते हैं, इसको हम आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्स वाई और जेड जो है हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट थे, आर स्मॉल आर के ही तो कोऑर्डिनेट थे, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम। ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डीएम। ये जो एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट थे, ये हमारे पास क्या थे, स्मॉल आर के कोऑर्डिनेट थे। और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर 1/m आर वेक्टर डीएम। ये हमारे पास, ये है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास लाई एट द ओरिजिन ऑफ आवर, ठीक है, ऑफ आवर कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, इसके ओरिजिन के ऊपर लाई करते हो, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई और जेड जो है वो क्या है, जीरो के ऊपर लाई करता है। ठीक है, वो लाई करता हो तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, dm इक्वल टू 0, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dm इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। तो हमने से क्या है, दी अनपार्टिकल ऑफ सिस्टम है हमारे पास। अनपार्टिकल ऑफ सिस्टम के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहाँ पे होगा, तो हम इस फॉर्म से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। आर इज द पोजीशन वेक्टर, 1/m, m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसका हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, ये है उसका। और
उसको जो हमारे पास मास है उससे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वो पार्टिकल हमारे पास क्या है, किसी ith पार्टिकल, कोई भी अनंत पार्टिकल है, अनंत पार्टिकल को बोलते हैं और उसके जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है ये मीन्स जिस हम क्या कह लेते हैं rth पार्टिकल, वो पार्टिकल है जो हमारे पास उनका मास है बहुत बड़ा, लार्ज सिस्टम है। अनंत पार्टिकल सिस्टम जो होता है हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है, तो वो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मास। तो उसमें से हमने क्या किया है, एक स्मॉल पार्टिकल हमने क्या लिया है, स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है। उस पोजीशन वेक्टर से हमने क्या किया है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड आउट कर लिया है। जो हमारे पास टोटल मास हमारे पास क्या है, कैपिटल M है, जो इस पोजीशन वेक्टर पे लाई करेगा। और r जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास किसका है, कि हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के अंदर, तो उसका हमारे पास r इज द पोजीशन। तो उससे हम ये फाइंड आउट, इस एक इक्वेशन से n पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ मास ऑफ अनपार्टिकल सिस्टम, सॉरी अनपार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अनपार्टिकल सिस्टम का हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।